हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपको आज बहुत ही स्पेशल क्लास कराने वाला हूँ। जो हम लोग विजन IAS के मैगजीन को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जुलाई वाले करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा दिए हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी कंप्लीट करा दिया है। आज सिक्योरिटी यानी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उस पर बातचीत होगी। और मैं एक आपका GS 3 का एक महत्वपूर्ण सिलेबस का पॉइंट जो है, ठीक है, स्पेशल पॉइंट है जिससे हर साल क्वेश्चन बना है, मैं उसको आज कंप्लीट करा देने वाला हूँ। फिर उससे अधिक आपको बाहर जाने के लिए कुछ भी नहीं है, वही चीज़ें आप पढ़ करके आप आंसर लिख सकते हैं और जाहिर सी बात है वो आपको हेल्पफुल करेगी। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। हम लोग पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी, जिसमें आज हमको पढ़ना है साइबर सिक्योरिटी। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे सिलेबस से जोड़ के पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आपका GS 3 का सिलेबस है। GS 3 का ये सिलेबस है, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। इसमें ये सारा GS का जो सिलेबस है, इसमें आपको पढ़ना है साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें। देखिए आपको ये मिल रहा होगा, सिलेबस में दिख रहा होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें। ठीक है, लिखा है आंतरिक सुरक्षा में चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क साइटों की भूमिका, और यहाँ लिखा है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा की बुनियादी जो बातें हैं वो आपको यहाँ करनी है, और इससे संबंधित ये जितने सारे प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो है प्रश्न बनता है। देखिए ये हो गया आपका 2018 का पेपर। 2018 के पेपर में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ बना, कि बढ़ते साइबर अपराधों के कारण डिजिटल दुनिया में डेटा सुरक्षा को महत्वपूर्ण महत्व मिल गया है। BN कृष्ण समिति की रिपोर्ट से संबंधित उन्हीं को सम्मिलित करता है। तो साइबर स्पेस में व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से संबंधित रिपोर्ट की ताकत और कमजोरियां क्या हैं, वो रिपोर्ट आई थी BN कृष्ण समिति की, उस पर पूछा था साइबर में। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहे हैं आप कि एक चीज़ और भी देख सकते हैं। देखिए ये 2019 का पेपर है। 2019 के पेपर में क्या पूछ दिया, साइबर डोम परियोजना क्या है, भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में कैसे उपयोगी हो सकता है। सीधे साइबर सिक्योरिटी से करंट अफेयर लिंक क्वेश्चन। ठीक है, 2020 में आते हैं। 2020 में भी कैसे पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के कितने प्रकार हैं और क्या कदम उठाने चाहिए इसे रोकने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट एकदम सीधे, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आइए इसमें देखिए, अब इसमें क्या है कि 2019 का हो गया, ये 2021 का देखिए। 2021 के लिए प्रश्न में भी डायरेक्ट प्रश्न, डायरेक्ट एकदम, आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण करें और इसके विरुद्ध रक्षात्मक उपायों पर चर्चा करें। सीधे एकदम साइबर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं 2022 पर। 2022 का पेपर, 2022 के पेपर में सीधे पूछा क्या है, साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं। साइबर सुरक्षा में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने किस हद तक सफलतापूर्वक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नियंत्रण रणनीति विकसित की है। ठीक है, सीधे 2022 में ये भी प्रश्न, मतलब मेंस में हर साल अल्टरनेट एक भी दिन गैप नहीं। और ये 2023 का पेपर है। जो 2023 का पेपर देखा होगा उसमें भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली आंतरिक साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं, खतरों में मुकाबले के लिए नियुक्त केंद्रीय खुफिया जांच एजेंसी की भूमिका बताइए। इसमें यहाँ पे आप एक आंतरिक सुरक्षा में साइबर सुरक्षा भी लिख सकते थे, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पर भी आपका यहाँ प्रश्न मिल गया। मतलब आप देख सकते हैं कि हर साल एक भी दिन ऐसा नहीं हो एक भी साल ऐसा ना हो जिसमें ये सवाल पूछा ना गया हो साइबर सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, अब क्या है कि साइबर सुरक्षा है क्या। पहले तो हम, अगर आपने देख लिया कि सिलेबस में भी साइबर सुरक्षा है और UPSC ने हर साल जो है कुछ प्रश्न साइबर सुरक्षा पे पूछे ही हैं मेंस में, और ये प्री में भी बने हैं। प्री के भी क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको सॉल्व करिएगा आप। तो पहली बात आप यहाँ देखिए, ये विजन IAS करंट अफेयर है। तो विजन IAS करंट अफेयर में उसने करंट अफेयर संबंधित चीज़ों को दिया है। मैं आपको यहाँ पे स्टैटिक पार्ट ही पढ़ाऊँगा ताकि आपका कॉम्प्रहेंसिव रूप से GS का एक सिलेबस तैयार हो जाए। ठीक है, आपका GS का एक सिलेबस तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहली बात है कि साइबर सुरक्षा क्या है, आप यहाँ तो नहीं दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। साइबर सुरक्षा पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि है क्या। साइबर सुरक्षा वो चीज़ है, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी जो है सुरक्षा ये है कि कंप्यूटर और नेटवर्क और प्रोग्राम और डेटा, तीन चीज़ें इसमें आती हैं। कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम, ठीक, और डेटा, ये इन चारों चीज़ों को जो, तो इसके पर जो हमले किए जाते हैं,
इसकी जो अनाधिकृत पहुंच है और जो इससे हमले से बचने की तकनीकें हैं, सीधे क्या हैं, वो हमारे साइबर सुरक्षा हैं और साइबर सुरक्षात्मक उपाय हैं वो, ठीक है, वही तकनीकें, वही चीज़ें, ठीक है। तो आज क्या है कि आज के इंटरनेट के युग में क्या है कि जो कि हमारे दैनिक जीवन का एक अंग बन चुका है, वो हमारे जीवन के और देश के विभिन्न चीज़ों को और विभिन्न पहलुओं को एक साथ प्रभावित कर रहा है, एक साथ। इससे क्या है, साइबर स्पेस होने से ये हमें वर्चुअल रूप से दुनिया के करोड़ों लोगों से ऑनलाइन जोड़ता है। और जैसे जैसे क्या है कि जैसे जैसे भारत में इंटरनेट का आधार बढ़ रहा है, इंटरनेट का आधार बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या है कि साइबर स्पेस में जो चुनौतियां हैं वो भी अपने आप में विकसित रूप में, ये भी नहीं कि उस तरह से, विकसित रूप में भारत के समक्ष और अन्य देशों के समक्ष क्या है कि वो जो है बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं हाल ही फ़िलहाल की बात करूं तो 2020 में 2021 में लगभग भारत के 82% कंपनियों पर रैनसमवेयर हमले हुए हैं, भारतीय कंपनियों पे। अभी 2022 में फरवरी में क्या हुआ कि एयर इंडिया जो था, एयर इंडिया, उसको क्या हुआ कि बड़ा साइबर हमला हुआ। उस पर क्या हुआ कि इस पर 4.5 मिलियन जो पासपोर्ट थे, क्रेडिट कार्ड थे, टिकट थे, उसकी सूचनाएं गुप्तता उसकी भंग हुई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या है कि साइबर खतरे किस प्रकार से होते हैं, सवाल तो उसने पूछा था कि साइबर हमले कितने कितने प्रकार के होते हैं। ये चीज़ें यहाँ नहीं दी हुई हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम पढ़ते हैं इस कंटेंट को। साइबर हमले 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, देखिए कैसे होते हैं, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जूम करके आपको मैं इस पर रख दूँ, इस पर लिखने में काम आएगा। इसमें क्या है कि एक हमला होता है आपका साइबर खतरा रैनसमवेयर, ठीक है, रैनसमवेयर, रैनसमवेयर एक हमला क्या होता है, ये क्या करता है, एक प्रकार का मलवेयर होता है जो कंप्यूटर डेटा को हाईजैक कर लेता है। क्या करता है, हाईजैक कर लेता है, ठीक है। और जब हाईजैक कर लेगा तो फिर क्या करेगा, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए क्या करेगा, बिटकॉइन की मांग करेगा। किसकी मांग करेगा, बिटकॉइन की, ठीक है। दूसरा हमला होता है ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस क्या करता है, ट्रोजन और हॉर्सेस, ठीक है, ये करता है, एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम का उपयोग करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोग्राम देगा जो लगेगा कि हमें वैध है, वैलिड है, पर वो इनवैलिड होता है। उसके माध्यम से क्या करता है, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम उसमें बैकडोर में घुस जाएगा और सारी चीज़ों को वो खंगाल लेता है। तीसरा चीज़ क्या होता है, क्लिक जैकिंग होता है। तीसरा हमला क्लिक जैकिंग। ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ वो आपको विजनाइज में नहीं दिया हुआ, और यही आपको पढ़ना होता है। लाखों की कोचिंग देने से अच्छा है कि इस क्लास को करिए आप, बहुत सी चीज़ें तैयार हो जाएंगी आपको। तो क्लिक जैकिंग क्या करता है कि जो इंटरनेट यूजर हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा कि कोई एक ऐसा लिंक देगा, जो ऐसा लिंक होगा, या फिर आपको ईमेल पे ऐसा लिंक आएगा, उससे क्या होगा कि आप क्लिक करेंगे तो आपके जो है जाने अनजाने में निजी जानकारियां जो हैं वो आपको चुरा लेगा, ठीक है। वो क्या करता है कि वो फर्जी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर्स होते हैं, निजी जानकारियाँ क्या करेगा, चुरा लेगा। चौथा क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस हमला, डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए, डिनायल ऑफ सर्विस, DOS हमला। ये क्या करता है कि किसी सेवा को बाधित करने के लिए, मान लीजिए कोई सेवा सर्विस दे रहे हैं, मान लीजिए हम होटल सर्विस दे रहे हैं, एयर टिकट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सेवा को बाधित करने के लिए हमारे कंप्यूटर और वेबसाइट के माध्यम से जो क्या है कि किसी विशेष सेवा को ओवरलोड करने का जानबूझकर किया जाने वाला कारण है, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस। इससे क्या होता है कि वो दिखाएगा कि ओवरलोड हो गया, या 404 एरर लिख देगा, ठीक है। 404 एरर आप कभी कभी देखते होंगे, वो क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस हमला होता है। कभी कभी क्या देगा कि वो झूठे दिखाएगा कि हमारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। जैसे क्या इसमें सबसे क्या होता है, इसमें टिकट बुकिंग होता है। टिकट बुकिंग में कैसे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे अपराधी पकड़े गए जो डिनायल ऑफ सर्विस का उपयोग कर रहे थे। जब आप टिकट बुक करने जाते थे, जैसे रेलवे का वगैरह का, तो उसमें क्या रहता है, टिकट फुल है, पर वो फुल नहीं होती थी। वो चीज़ें फिर वही बाद में उसको बड़े दामों पे या फिर अपने हिसाब से जो लोगों को टिकट देते थे और उसका डबल ट्रिपल कमाते थे उसी टिकट के दाम से। तो ये एक डिनायल ऑफ सर्विस जो है, ये भी एक प्रकार से साइबर हमला होता है। क्रिप्टो जैकिंग होता है, लास्ट में क्रिप्टो जैकिंग होता है। क्रिप्टो जैकिंग ये क्या है कि क्रिप्टो जैकिंग ये है कि किसी मतलब जब हमलावर क्या करता है कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए किसी और के कंप्यूटर का उपयोग करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टो जैकिंग। तो आपको मैंने क्या चीज़ बताई आज, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बताया, आपको 4-5 तरीके बताए जो इस प्रकार से साइबर हमले होते हैं, और उन साइबर हमलों को देखना है। क्योंकि UPSC के मेंस में प्रश्न पूछा हुआ है, कितने साइबर हमलों के प्रकार बताइए, 2022 में पूछा हुआ है। तो क्या एक कौन सा हो गया, रैनसमवेयर। दूसरा हो गया ट्रोजन, एक सेकेंड,
टॉर्जन, हॉर्सेस। तीसरा हो गया क्लिक जैक, इसको लिख लीजिए आप, क्लिक जैकिंग हो गया। ये कभी क्या यूपीएससी के प्री में पूछ देगा, आप कंफ्यूज रहेंगे कहाँ पूछा है, एक चीज़ क्या होगी, ये मुझे मालूम ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। डिनायल ऑफ सर्विस हमला। चौथा क्या हो गया, क्रिप्टो जैकिंग हो गया, ये कुछ क्या है आपके जो है ये एक हमला और होता है, मैन इन मिडिल अटैक। इसमें क्या होता है कि इस तरह के जो हमले होते हैं, इसमें क्या करता है कि दो मान लीजिए दो पक्ष हैं, उसको बीच, जिस मान लीजिए कि मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है, और यहाँ इन दोनों के बीच में हमारे दो में कुछ बातचीत हो रही है। तो बातचीत को ट्रैक करने के लिए, उस चीज़ को इंटरसेप्ट करने के लिए जो हमला होता है उसको बोलते हैं मैन इन मिडिल अटैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूल रहा था मैं, मैन इन मिडिल अटैक। ये क्या होता है कि दो पक्षों की बातचीत को इंटरसेप्ट कर लेगा। तो ये कुछ हो गया आपके साइबर हमले के प्रकार। अब आप समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ पे बात करने वाला हूँ और ये इस पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। और तब यहाँ अब आते हैं अपने कंटेंट पर। अब इसमें क्या है कि हमें देखने वाला हूँ कि मैं सुर्खियों में ये चीज़ क्यों रहा, ठीक। इसके बाद भारत सरकार के पास जो है साइबर सुरक्षा के लिए जो आवश्यकता क्यों है, खामियां क्या हैं, ठीक, क्या करने चाहिए और सरकार ने क्या उपाय किए हैं, ठीक। ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमारा कंटेंट कॉम्प्रिहेंसिव रूप से कंप्लीट हो जाएगा और मेंस के जो सारे क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप लिख सकने में सक्षम होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। इसमें क्या है कि वित्तीय मामलों की जो संसदीय समिति थी, स्थायी समिति, उसने साइबर सुरक्षा और साइबर वाइट कॉलर अपराधों की बढ़ती हुई प्रकृति के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बहुत सारी चिंताएं दी गई हैं। इसमें बोला गया है कि साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता क्यों है, इस पर बातचीत इस रिपोर्ट में की गई है। क्या है कि कानूनी फ्रेमवर्क में क्या है, बहुत सारी खामियां हैं। समिति ने जो पाया कि साइबर सुरक्षा के लिए जो विनियामकीय व्यवस्था है, रेगुलेटिंग जो अथॉरिटी है और उसके अंदर जो सिस्टम है, उसमें बहुत सारी एजेंसियां और निकाय हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। इससे क्या होता है कि विनियमन और नियंत्रण प्रणाली के मामले में जो तालमेल है दोनों के बीच में वो बिगड़ जा रहा है और इंटीग्रेटेड अप्रोच से साइबर सिक्योरिटी को सिक्योर करने के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं। और अधिकांश जो सेवा प्रदाता हैं उसके डेटा केंद्र कहाँ पे, देश के बाहर स्थित हैं। तो इनसे प्रदाताओं से डेटा लेना बहुत बड़ा चुनौती कार्य है, ठीक है। तो ये हमारे समझ चुनौतियाँ हैं। तकनीकी चुनौतियाँ एक आई हैं। तकनीकी चुनौतियाँ क्या हैं? तकनीकी चुनौतियाँ हमारे जब इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, शक्तिशाली जनरेटिव AI टूल्स, डीप फेक, ये सारे आप लिख सकते हैं, एकदम सीधे आंसर में लिखेंगे। ये हमारे समझ तकनीकी चुनौतियाँ हैं जिससे हमें निपटना है और ये महत्वपूर्ण साइबर चुनौतियाँ हैं। मलवेयर आप लोगों को पढ़ा है मैंने, बॉटनेट, इसकी वजह से क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है अपराधी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंटरनेट फिल्टर जैसे तकनीक से बच निकलते हैं, मलवेयर और बॉटनेट से। मैं आपको ऊपर बताया था मलवेयर के तरफ, ठीक है। रैम सेवर जो था एक प्रकार का मलवेयर भी है। व्यापक डेटा क्या है कि हैकर क्या करते हैं कि मुख्य रूप से वित्तीय प्रणाली पर हमला करते हैं, बैंक पे, इंस्टीट्यूशंस पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, उन पे जो है हमला करते हैं बैंक। इससे क्या होता है कि बड़े मात्रा में व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा क्या होता है, शामिल होता है, ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि जो एयर इंडिया के जब साइबर हमला हुआ तो 4.2 करोड़ लोगों का जो क्या हुआ, फाइनेंशियल डेटा भी था, यानी क्रेडिट कार्ड वगैरह जो कुछ उन्होंने पेमेंट किया था इस माध्यम से, उन सारा डेटा हैक उन्होंने कर लिया था, सारी चीज़ें वो ओपन हो गई थी। तो ये एक बड़ा चुनौती है। इंटरनेट का दुरुपयोग क्या है? मौजूदा दौर में क्या है कि इंटरनेट का जो साइबर स्पेस की आसान उपलब्धता है और इसका व्यापक उपयोग, इसके कारण क्या है कि इंटरनेट का दुरुपयोग अधिक हो रहा है। और साइबर हमले जो है 2022 में क्या है कि इस पर कुल 13 मान लीजिए 14 लाख, CERT इन ने बताया कि 2022 में 14 लाख मामले दर्ज किए गए। ये छोटी संख्या नहीं, 14 लाख मामले एक साल में होना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसमें क्या सबसे अधिक केस में हमले हुए, क्या था कि सबसे अधिक तीन उद्योग थे, बैंकिंग और सरकारी और विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट और बैंकिंग, तीनों पे जो है सबसे अधिक हमले हुए 14 लाखों में से। और रैनसमवेयर हमलों की बढ़ती संख्या क्या है? इसमें क्या कि साल दर साल वृद्धि होती जा रही है। पिछले साल की तुलना में 2022 के दौरान 53% की वृद्धि हुई है। डेटा को आप लिख सकते हैं इस समिति के अनुसार, ठीक है। इसमें IT और IT सेक्टर क्या सबसे अधिक प्रभावित है। इसके बाद वित्त और विनिर्माण क्षेत्र है। इसके बाद और तीसरा क्या है कि जो हमारे यहाँ कुशल मानवीय संसाधनों का अभाव है। इससे क्या है कि साइबर सुरक्षा उद्योग में कुशल पेशेवरों की आपूर्ति मात्र मांग जो इतनी है, यानी जो इतनी डिमांड है उससे 37% कम है। तो हम कैसे, जब डिमांड ही नहीं, जब हमारी सप्लाई ही नहीं है और डिमांड के अनुसार पेशेवरों की और कुशल लोगों की, कुशल मानव संसाधन की, तो फिर हम उससे लड़ेंगे कैसे?
तो ये बड़ी चुनौती थी इस समिति ने रखी। अब क्या है कि भारत सरकार ने कुछ जो है ये फ्रेमवर्क भी बनाए हैं। जो अभी यूपीएससी के जो PIQ हम देख रहे थे उसमें पूछा था कि भारत सरकार के जो उपाय हैं या जो उपाय किए गए उसको बताइए, मौजूदा फ्रेमवर्क क्या है उसको बताइए, सीधे था प्रश्न। तो उसको में आप ये वाली कंटेंट लिख सकते हैं। सरकार ने बहुत सारे कार्य भी किए हैं पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस मामले में हम अभी पिछड़े हुए हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा के माध्यम से लेन देन के कानूनी के लिए जो प्रावधान का इसमें प्रावधान किया कानूनी फ्रेमवर्क का। दूसरा क्या है CERT इन है, यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसी एक्ट के धारा 70B के तहत किया गया। ये एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो क्या करती है, साइबर अपराध से संबंधित घटनाओं के प्रति कार्रवाई करती है। ठीक है। तीसरा क्या है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 है। फिर चौथा क्या है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी। ये क्या करता है कि पूरे देश में संधारणी साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी और उद्योगों को विकास के लिए स्थापित किया गया है। पांचवा क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, इसका क्या करता है कि इसी चुनौतियों से निपटना है साइबर संबंधी। छठवां क्या है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरक्षण केंद्र है, साइबर स्वच्छता केंद्र है। इसका दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है उसका पता लगाना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट है। इसका क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के संबंध में जागरूकता पैदा करना, अनुसंधान शिक्षा प्रशिक्षण देना होता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो है 2020, इसका क्या करता है कि सुरक्षित, संरक्षित, विश्वसनीय, सक्षम, प्रासंगिक साइबर स्पेस को सुरक्षित करना। इसमें से 5 अगर आप लिख दिए तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा भारत सरकार के प्रयास के द्वारा जो मौजूदा फ्रेमवर्क है। ठीक है। इसमें से मात्र 5 आपको लिखना है। अब साइबर सुरक्षा के संबंधित खतरे भी हैं। क्या करते हैं कि इसमें कौन से खतरे हैं वो भी देख लेते हैं, जो नए खतरे आए हैं। वास्तविक दिखने के लिए क्या करते हैं लोग, ऑडियो वीडियो में हेर फेर करके डिजिटल पहचान की क्लोनिंग कर लेते हैं। नेटवर्क को हमला पहुंचाने के लिए मलवेयर का इस्तेमाल होता है। वित्तीय धोखाधड़ी को करने के उद्देश्य से बैंक क्या करते हैं, बैंक प्रणालियों को कमजोर करने के उत्पन्न प्रयास किए जाते हैं, इसके खतरे भी होते हैं। यूजर्स के साथ क्या करते हैं, धोखाधड़ी करने के लिए फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के जो अन्य तरीके हैं, ये भी एक हमारे समक्ष चुनौतियाँ हैं। तो ये इसके लिए कुछ क्या है, कुछ आगे की राय समिति ने सुझाई है, जिसको हम अपने आंसर्स में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको GS की पूरी, जो जैसे मैंने आपको बताया ना सिलेबस के अनुसार पूरे टॉपिक्स पे GS की पूरी क्लासेस फ्री में लेने वाला हूं। मैं अब 1-2 दिन में GS 4 से शुरुआत करने वाला हूं और GS 1 तक जाएंगे हम लोग, और 4 महीने यानी जनवरी तक आते आते पूरा मेंस का सिलेबस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे कंप्लीट कर देंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। मोरल थोड़ा सा इससे हाई होता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग पूरा GS फ्री में करने वाले हैं, और पूरी GS के एकदम ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिस पे हर साल प्रश्न आया है, और सभी सारे टॉपिक्स में लगभग जो है जो प्रश्न आए हैं, जो सिलेबस से तरीके हैं पढ़ाने के सिलेबस के अनुसार, और एकदम उसके वेरियस एस्पेक्ट्स को बिल्कुल डीप में कंप्लीट करेंगे हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो हम कोई कोचिंग कंटेंट लेकर नहीं बैठे हैं, हम लोग खुद ही 4-5 तरीके से बनाते हैं और हैंड रिटन नोट्स देते हैं आपको। तो वो एक बहुत बड़ा एक आपके लिए सुविधा है, और ये सुविधा ये है कि मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो, लाखों की कोचिंग से जो बचा जाए। तो सपोर्ट आप लोग करिए। इसमें क्या है कि साइबर सिक्योरिटी में कुछ समिति की ने सिफारिशें दी हैं। क्या है कि साइबर सुरक्षा के लिए एक केंद्रीकृत और मजबूत साइबर सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए। साइबर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसकी स्थापना करनी चाहिए, जो क्या करने, डिजिटल व्यवस्था के साथ क्या करें, सभी भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करें। निष्पक्ष और अधिक उत्तरदायी उपभोक्ता शिकायत निवारण मुआवजा तंत्र देना चाहिए। केंद्रीय और राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा परिवर्तन निकायों को मजबूत करना चाहिए, और अग्रणी देशों के साथ क्या करना चाहिए, जो साइबर सुरक्षा में घनिष्ठ वैश्विक संबंध स्थापित करना चाहिए। अच्छा, क्षमता निर्माण में क्या करना है, इस भारत की जो साइबर सुरक्षा क्षमताएं हैं उसको मजबूत करने के लिए मजबूत नवाचार परिवेश का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। एक मजबूत नवाचार परिवेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इस कीवर्ड्स को आप नोट कर लीजिएगा। ये कीवर्ड मजबूत नवाचार परिवेश, एकदम नंबर आपको एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा। इसको इसी तरह पर कीवर्ड लिखना होता है। आप फालतू की चीज़ों लिखने के बजाय कीवर्ड्स को लिखिए, नंबर मिलेगा। ठीक है। निजी भागीदारी को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। इसमें क्या है कि जो साइबर अपराध संबंधी जो क्षेत्र हैं उसमें उद्योग हैं, उसमें क्या करना है कि PPP मॉडल को साकार करने की संभावनाएं की जा सकती हैं। निजी उद्योगों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। समर्पित अधिकारी, यानी कि जो सभी सरकारी संगठनों निजी उद्यमों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी CISO की नियुक्ति की जा सकती है। जागरूकता क्या करना चाहिए, सरकार द्वारा साइबर आतंकवाद संबंधित जो साइबर खतरों से निपटने के लिए जो क्या करना है, जागरूकता देनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है, जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ उपायों से क्या कर सकते हैं, हम अपना साइबर सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं।
प्री के हिसाब से 1 2 3 ये बहुत अच्छा कंटेंट है। एक इसको देख लीजिए, प्री में पूछ सकता है कि यूपीएससी प्री में ऐसा कुछ पूछ दे, और पूछता ही है, तो मैं इसीलिए उसको निकाला हूँ इसको, ठीक है। इसमें दिया है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बुडापेस्ट, इंटरनेशनल कन्वेंशन है बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर स्पेस, साइबर क्राइम 2001, ठीक है। इसका क्या करने उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि कॉपीराइट का उल्लंघन हो, कंप्यूटर से संबंधित धोखाधड़ी हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, नेटवर्क सुरक्षा संबंधित चुनौतियाँ, इससे निपटने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कौन सा? बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम इंपॉर्टेंट है 2001। ये यूपीएससी प्री के लिए एकदम स्टार मार्क कर लीजिए। इसमें क्या है? भारत इसका सदस्य नहीं है, यही तो इसके सबसे मेन पॉइंट है। और क्या करता है यह काउंसिल ऑफ यूरोप का ये जो कन्वेंशन है, क्या करता है कि साइबर अपराध का समाधान करने वाला एकमात्र कानूनी रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी उपाय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि आसानी से नहीं लेना इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। अब इसमें उपाय में ये भी लिख सकते हैं कि भारत को इसका सदस्य बनना चाहिए, भारत को ये बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम पे जो है हस्ताक्षर करना चाहिए। ये सदस्य बन जाएगा तो क्या है कि ये जो कन्वेंशन है, क्योंकि समाधान करने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय उपाय है, तो जाहिर सी बात है इसका इंपॉर्टेंस तो होगा ही, तो भारत को इसका सदस्य बनना चाहिए। जो कुछ चुनौतियां हैं भारत के हित में, उसको ध्यान में रखकर उसको सॉल्व करते हुए इसका सदस्य बनने का प्रयास करना चाहिए। उपाय में हम इसको लिख सकते हैं। अब कुछ तथ्य इसमें दिया हुआ है कि क्या किया कि जो CERT इन है, यानी ऊपर हमने पढ़ा था, उसने क्या बोला कि सूचना सुरक्षा संबंधी कार्यप्रणालियों को लेकर दिशा निर्देश दिया। क्या दिया कि जो धारा 7B के तहत करना क्या है कि अगर आपको कुछ भी साइबर चोरी की सूचना मिलती है तो 6 घंटे के भीतर CERT इनको रिपोर्ट करना अनिवार्य है। प्रत्येक 6 माह में साइबर सुरक्षा का ऑडिट करना चाहिए। 15 मिनट से अधिक कर्मचारियों को कंप्यूटर निष्क्रिय रहने पर लॉगआउट ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। और एडमिन केवल क्या है? मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी है, इसी की मंजूरी से सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है। और यही एक रिपोर्ट आप लिख सकते हैं कि गृह मंत्रालय के अनुसार CFRMS के उपयोग से क्या हुआ है कि लगभग 570 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी को रोका गया है। किससे? नागरिक वित्तीय साइबर सिक्योरिटी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के उपयोग से। ये 2022 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय हेल्पलाइन, जो वित्तीय प्रणाली को धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक क्या हुआ, एक मजबूत जो है एक फ्रेमवर्क के रूप में उभरा था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि I4C और फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के जो है एकीकृत करने के लिए शुरू हुआ। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि इससे आप लिख सकते हैं कि भारत सरकार ने ये भी प्रयास किए हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के रूप में। चूँकि 2022 में शुरू हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो साइबर सिक्योरिटी संबंधी जो आपका कंटेंट था वो कंप्लीट हो गया। अब उससे अधिक पढ़ने का अब हम लोग जो भी करना होगा सारी चीज़ें, साइबर सिक्योरिटीज़ के विभिन्न एस्पेक्ट्स, उसकी परिभाषाएं, उसमें निष्कर्ष क्या लिखेंगे, उसके विभिन्न आयाम क्या हैं, भारत सरकार के अन्य प्रयास क्या हैं, और जो उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह क्या है कि हम लोग GS की क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग करंट अफेयर्स को कर रहे हैं तो ज़्यादा उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। GS की क्लासेस में आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। और प्रत्येक दिन दोपहर में आपको या शाम को, मैं टाइम आप बता दीजिएगा कमेंट करके, उसी दिन आपकी GS की क्लासेस होंगी, उसी टाइम पे डेली अपलोड होंगी। और डेली आप अगर एक जो मेरे साथ सिलेबस करेंगे तो 4 महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे विथ क्वेश्चन आंसर्स के प्रैक्टिस के साथ। अब प्री के लिए इंपॉर्टेंट ये है, UPPCS वालों, BPSC वालों और UPSC CAPF वगैरह के लिए जो लोग दे रहे हैं इंपॉर्टेंट है। UPSC में भी इंपॉर्टेंट है चूँकि ये स्टेटमेंट में प्रश्न बनेगा, ठीक है, प्री में। तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जब सारे स्टेट PCS वगैरह एकदम इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज हुई है और एक्सरसाइज जो न्यूज़ में रही उसमें दिया गया है GMAX क्या है? GMAX भारत और जापान समुद्री अभ्यास है। भारत और जापान, ठीक है, भारत और जापान समुद्री अभ्यास है। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। साल्वेक्स क्या है? भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना कोच्चि में आयोजन हुआ, इसका जो अभ्यास है, ठीक है। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ये हुआ क्या हुआ कि जो ज्वाइंट समुद्री बलों द्वारा क्या है कि एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें क्या करते हैं, कौन कौन से देश हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस। इसमें क्या है? भारत है, USA है, इटली है, UK है और इंपॉर्टेंट देश सेशेल्स है। यही कंफ्यूज कर देगा UPSC, तो ये प्री में यही पूछेगा, ही कंफर्म बता रहे हैं, यही पूछ देगा। सेशेल्स इसका इसमें एक पार्टनर है। हम सोचेंगे सेशेल्स कौन सा पार्टनर है, इसके साथ क्या हम लोग अभ्यास करेंगे और यही कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसमें सेशेल्स इटली इंपॉर्टेंट है चूँकि भारत और अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम तो बहुत सारे एक्सरसाइज में भाग लेते हैं, ये इटली और सेशेल्स, ठीक है। अब आता है एक नोमैडिक एलिफेंट 2023, ये क्या हुआ? भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट 2023। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके कॉपी में नोट करके और लिख लीजिए। आने वाली वैकेंसीज आरओ यूपीपीसी 2014 के लिए और बीपीएससी वगैरह, बीपीएससी का पेपर होने वाला है, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम अपना क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए सिक्योरिटी वाले पूरा सेक्शंस को। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट का। देखिए यहाँ से इन्वायरमेंट का सेक्शन शुरू हो रहा है, कल से इसको हम कंप्लीट करेंगे 3-4 दिन में इसको कंप्लीट करके, और बाकी चीज़ें भी 2-3 दिन में कंप्लीट करके पूरे मैगजीन को कुछ 1-2 हफ्तों में अंदर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। जब तक नई वाली एडिशन आएगी तब तक हमारा पुराना मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिला और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। उम्मीद है अगर आपको कुछ सुझाव है तो ज़रूर दीजिए, कमेंट करिए, उसको हम लोग सुधार भी करेंगे और उसको शामिल भी करेंगे। धन्यवाद।